देखो एक चीज होती है बाइंडिंग एनर्जी, एक छोटा सा फंडा है, फिजिक्स में आप लोग यूज करते हो बाइंडिंग एनर्जी, केमिस्ट्री में तो नहीं पूछी जाती है। लेट अस हैव स्मॉल आइडिया अबाउट इट। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, बोलो पूरा टॉपिक बोलो तो ना, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का टॉपिक है, न्यूक्लियर साइंस का। फिजिक्स में आप बाइंडिंग एनर्जी का यूज करते हो। बाइंड करना मतलब जुड़ना, बाइंड करना मतलब जुड़ना। तो बाइंडिंग एनर्जी मतलब न्यूक्लियॉन्स जब बाइंड करते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं, पूरा एटम भी बनाते हैं। तो दो सिचुएशन इमेजिन करो। एक सिचुएशन जब सारे न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आइसोलेटेड है। एक जब बाइंड होकर उन्होंने एटम बना लिया, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स आ गए और आपके एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन आ गए। तो एक एटम जब आपका बनता है, एक एटम ये न्यूक्लियस है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, ठीक है। मैं एटम को उसी सिंबल से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने होंगे? जेड होंगे। न्यूट्रॉन कितने बाइंड होकर यहाँ पास आ गए होंगे? ए माइनस जेड आ गए होंगे। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वो भी जेड के बराबर होंगे, क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इनका नंबर है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे? जेड रहेंगे, न्यूट्रल एटम। तो यहां पर जब ये सब पास आए, बाइंड हुए, एक एटम की फॉर्म में बाइंड होकर पहुंच गए, उससे पहले वाली दूसरी एक सिचुएशन इमेजिन करो, जिसमें हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन बिल्कुल दूर दूर है और टोटल जेड नंबर में प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन सब दूर दूर है, आइसोलेटेड है, ए माइनस जेड उनका नंबर है। और इलेक्ट्रॉन सब दूर दूर है, आइसोलेटेड है, उनका संख्या भी जेड है। जो बाइंड हो गए, एक पास आ गए, न्यूक्लियस बना लिया, एटम बना लिया। अब इस प्रोसेस में कुछ मास, इस एटम के मास को, तो एक एटम के मास को एटॉमिक मास बोलेंगे। और सही मायने में एटॉमिक मास मास ऑफ न्यूक्लियस नहीं होता। मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पावर वाले इलेक्ट्रॉन सब मिलाकर एटम बनता है, तो एटॉमिक मास वो होता है। हालांकि कैलकुलेशन के लिए हम जो मास नंबर होता है उसी को ही एटॉमिक मास ले लेते हैं केमिस्ट्री में, फ्रॉम द वेरी चैप्टर ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग, बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस। दैट इज द रीजन, वो कैलकुलेशन करने का तरीका है। लेकिन यहां पर न्यूक्लियर चेंजेस में एक एएमयू मास का भी अगर डिके हो गया, छूमंतर हो गया, तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। सी की वैल्यू कितनी है ब्रदर? 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸। यहां पे आप न्यूमेरिकल सोल्व करो। मैं बोलूं अगर किसी न्यूक्लियर चेंज में एक एएमयू मास डिके हो जाता है, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, तो इन सब का मास टेकन टुगेदर m1 है। इसका एटम का मास m2 है। तो m1 माइनस m2 इज मास डिके इन बाइंडिंग प्रोसेस ऑफ subatomic particle to form atom or binding of nucleons to form nucleus. Name is having definition in itself. Name is self-explanatory. Binding energy of, मतलब जब सबएटॉमिक पार्टिकल बाइंड होकर न्यूक्लियस बनाते हैं, एटम बनाते हैं, तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है। ये न्यूक्लियर चेंज है, तो आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन। तो ये तो हो जाएगा मास m1 माइनस m2, क्योंकि m2 कम होता है, प्रोडक्ट साइड वाले पार्टिकल का मास कम होता है रिएक्टेंट से, क्योंकि कुछ मास डिके हो जाता है छूमंतर। जितना ज्यादा मास डिके होगा, सी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी किसी न्यूक्लियर चेंज में।
यस और नो? मास कम, एनर्जी बढ़ जाती है। ऐसे साधु संत लोगों में भी होता है, हालांकि वो न्यूक्लियर चेंज नहीं है। हिमालय में जाते हैं लोग, तपस्या करते हैं, बड़ा उनका मास कम हो जाता है, बहुत लिमिटेड खाते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, उनको एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, भगवान तथास्तु बोलते हैं, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। वो डिफरेंट टाइप की एनर्जी है, पर वो भी एक एनर्जी है। तो मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, mass and energy taken together are conserved, and mass converts to energy through this relation is conversion factor। तो यहां पर इस फॉर्मूला में, अगर फिजिक्स में जब आप क्वेश्चन करते हो ना भाई, तो E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर में डेल्टा एम कितना आया वो पुट करो। सही मायने में तो केजी में पुट करना पड़ेगा, क्योंकि सी की वैल्यू 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड एसआई में है, तो डेल्टा एम भी केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ई की वैल्यू जूल में निकलेगी, सब एसआई में कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी बेकार सी कैलकुलेशन कौन करेगा? तो फिजिक्स वाले क्या करते हैं, फिजिक्स वाले ऐसा करते हैं, न्यूमेरिकल करते टाइम, जैसे हम लोग जेई की प्रिपरेशन में करते थे, कि भाई साहब डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर को भूल जाओ बच्चों। क्या करो, इतनी कैलकुलेशन कौन, सी स्क्वायर 9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3 मल्टीप्लाइड 10⁸ का स्क्वायर, 9 मल्टीप्लाइड 10⁻16, कौन इतने इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू से बार बार मल्टीप्लाई करेगा? डेल्टा एम की अगर आप सूरत देखो तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डेसिमल तक की वैल्यू होती है, मतलब कैलकुलेशन भयंकर होने वाली होती है इसमें। तो समझदार लोग वो होते हैं जो इस फॉर्मूला को यूज नहीं करते, इस फॉर्मूला से जो इंटरप्रेटेड रिजल्ट है उसको यूज करते हैं, वो समझदार लोग। तो यहां पर अगर डेल्टा एम की वैल्यू में 1 एएमयू पुट कर दूं, क्योंकि जो मास डिके होता है वो एएमयू में ही क्वेश्चन में होता है। केमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, मैथ में आते हैं, पर ये चीज समझाने के लिए मुझे बताना पड़ रहा है ना? तो ये, इसकी वैल्यू अगर 1 एएमयू पुट कर दें इस फॉर्मूला में, तो इसकी वैल्यू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। तो बस इतना याद करवा दो बच्चों को, क्या, कि बच्चों E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन में अगर मास डिके की वैल्यू 1 एएमयू है, न्यूक्लियर फिजन में, न्यूक्लियर फ्यूजन में, बाइंडिंग ऑफ न्यूक्लियॉन्स में, किसी भी न्यूक्लियर प्रोसेस में, तो 1 एएमयू अगर मास डिके हो जा रहा है तो 931.5, 931 ले लो कैलकुलेशन के लिए, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। तो बस ये रिलेशन याद कर लो, ये फॉर्मूला आप भूल जाओ, कोई बात नहीं, इससे ही हम लोग सारा गेम खेल लेंगे। वैसे ये फॉर्मूला भूल नहीं सकते, बचपन से आपने इसका मतलब समझा हो या नहीं समझा हो, क्योंकि न्यूक्लियर साइंस आपने पढ़ी नहीं, पर ये साइंस के क्लासरूम, साइंस की लैब्स की दीवारों पे E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर बहुत लिखा देखा होगा, बड़ी फेमस चीज है। एक्चुअली जनरली चीजें वही ज्यादा फेमस होती है जो समझ में नहीं आती है नॉर्मल पॉपुलेशन की, मोस्ट ऑफ टाइम। आइंस्टाइन बहुत फेमस हुए, बड़े बड़े साइंटिस्ट को आइंस्टाइन समझ में नहीं आए। खैर, वो इतने ज्यादा फेमस हुए, फेम के मामले में तो लोग उनका जब रिस्पेक्ट लेवल देखते हैं तो बहुत हाई देखते हैं, इंक्लूडिंग मी। बाकी किसी को कंपेयर, किसी प्रेसिडेंट को, पॉलिटिकल लीडर को हम कंपेयर नहीं करते हैं उसके साथ। तो 1 एएमयू, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ साइंस आई थिंक लाइक दिस। हालांकि शायद आर्ट्स वाले ऐसा नहीं सोचते होंगे, पर आइंस्टाइन का नाम सबने सुना है, इसलिए आने वाली पुस्तकों तक जो भी मैथमेटिक्स पढ़ेगा, वीके बंसल सर का नाम जरूर सुनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे आने वाली पुस्तकों तक, आने वाली 20, 30, 50 साल तक जो भी जेई की इंजीनियरिंग की तैयारी करेगा, वो वीके बंसल सर का नाम जरूर सुनेगा, क्योंकि उनके स्टूडेंट इतने हैं, इंक्लूडिंग मी, उनके नाम को जीवित रखेंगे। 1 एएमयू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया मास डिके। तो न्यूक्लियॉन्स बाइंड हुए टू फॉर्म न्यूक्लियस, तो इसमें कुछ मास डिके हुआ, इससे कुछ एनर्जी रिलीज हुई, और उसी एनर्जी रिलीज को बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। पता चल गया, मैंने ये इसलिए लिखा ताकि अब आपको पिक्चर क्लियर हो।
इससे एकदम पिक्चर क्लियर हो गई होगी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? बाइंडिंग एनर्जी को हम लोग बोलेंगे, अगर मैं बोलूं यहां पर कितना मास है यहां पर, तो यहां पे m1 कितना हो जाएगा ब्रदर? z मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन प्रोटॉन, a माइनस z मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन न्यूट्रॉन प्लस z मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये m1 हो गया। और m2 तो एटॉमिक मास हो गया, दैट इज देयर। वो यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए मास नंबर के बराबर नहीं है, पूरा है एग्जैक्टली, डेसिमल के बाद जितना एएमयू वगैरह होता है सब कुछ, है ना। और पर्टिकुलर न्यूक्लियस है ये सर प्रीवियस पेज एवरेज निकाल एवरेज एटॉमिक मास है, ये एवरेज नहीं है कि प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम सर प्रीवियस पेज निकाल दो। एवरेज अकरेंस के हिसाब से एवरेज मास निकाल लिया, वो नहीं है। ये एक न्यूक्लियस की कहानी है, एक पर्टिकुलर आइसोटोप की कहानी है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री एक न्यूक्लियस की बात करती है। तो मैं बोलूं मास डिफेक्ट कितना आ गया? सर प्रीवियस पेज निकाल दो। अच्छा जी, लो जी, ए जी ओ जी, लो जी सुनो जी, मैं हूं मनमोजी। सर जी और इसमें लिखना क्या है? नहीं गाना इसमें लिखना क्या क्या है? भाई जो बोर्ड पे लिखा है वही लिख लो आप। तो डेफिनेशन बता दो इसकी। बाइंडिंग एनर्जी इज एनर्जी रिलीज्ड when subatomic particle bind together to form atom or nucleons bind together to form nucleus. Repeat. Why this energy is released? Because there is mass decay. Whenever there is mass decay, there is energy released in nuclear changes. Binding energy. सर रिपीट लिखना क्या कर है? दो। Amount of energy released. वैसे मैं नहीं भी लिखवाऊंगा तो इसका मतलब समझ जाओगे आप। Binding energy is amount of energy released. आपको समझ में आ जाना चाहिए, लिखने लिखवाने का काम तो होता रहेगा। Binding energy is amount of energy released when subatomic particles bind together to form atom. अब इलेक्ट्रॉन तो अभी भी दूर दूर है यार एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में, तो हम जो बाइंडिंग बोलते हैं ना, मेनली उनकी बाइंडिंग न्यूक्लियॉन्स की हुई। न्यूक्लियॉन्स इतने पास पास आए, न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो फर्मी के ऑर्डर का होता है। 10⁻15 10⁻14 मीटर के ऑर्डर का रेडियस डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस होता है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में रेदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम ने बताया था, इफ यू रिमेंबर, कंडीशंस अप्लाइड। क्या बताया था रेदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम ने? कि एटम का रेडियस इज अराउंड ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻10 मीटर 10⁻8 सेंटीमीटर, यानी कि एंगस्ट्रॉम। और न्यूक्लियस का रेडियस डायमीटर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फर्मी और फेम्टोमीटर 10⁻15। सर बोलो। सर ये आपने ई के नीचे M1 क्यों लिखा है? ई के नीचे मतलब? ये कई सारे ई लिखे हैं ना इलेक्ट्रॉन। हाँ लिख दिया भाई मैंने। इन सब का मास मिलाकर, ये तो इनका नंबर लिख रखा है मैंने, इन सब का मास मिलाकर m1 है। तो एक प्रोटॉन का मास, जेड प्रोटॉन है तो गुणा कर दो नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये आइसोलेटेड सब एटॉमिक पार्टिकल है, ये एटम है तो इसका मास m2 है, एटॉमिक मास। m1 माइनस m2 इज मास डिके, ये डेल्टा m हो गया। तो मास डिके कितना हो गया? मास डिके इज m1 माइनस m2। थोड़ा इसको एक्सपेंड करके लिख लेते हैं। कितने प्रोटॉन थे भाई साहब? एक प्रोटॉन का मास। कितने न्यूट्रॉन थे भाई साहब? एक न्यूट्रॉन। बहुत सिंपल सी चीज है ये, मैं तो जानबूझ के इतना टाइम दे रहा हूं इसको। जेड ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन का मास, ये तो हो गया m1 माइनस एटॉमिक मास, उसकी परफेक्ट वैल्यू चाहिए इधर, एटॉमिक मास ये हो गया। और बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? क्योंकि ये मास डिके है ड्यूरिंग बाइंडिंग प्रोसेस, तो मास एनर्जी रिलेशन में
अगर डेल्टा एम मास बाइंडिंग प्रोसेस में डिके हुआ, वो यहां पे पुट कर दोगे तो यही एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी। यही तो डेफिनेशन लिखवाई मैंने यार। जब न्यूक्लियॉन्स बाइंड होते हैं टू फॉर्म न्यूक्लियस, तो जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यू टू मास डिके, वही बाइंडिंग एनर्जी है। ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एटम, बाइंड एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस है। अगर मैं एक दूसरा टर्म और यूज करते हो इन फिजिक्स, यू विल स्टडी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। एक टर्म और देखोगे आप, बहुत ही कॉमन है, बल्कि ज्यादा वही यूज होता है। बाइंडिंग एनर्जी बहुत सिंपल सी चीज है। बाइंडिंग एनर्जी मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर रहा हूं इसका, पर न्यूक्लियन। सर पिछला पेज न्यूक्लियन निकाल दो। कितने होते हैं? ए होते हैं संख्या में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। तो बाइंडिंग सर एनर्जी पिछला पेज निकाल। क्या हो जाएगी? नाम से ही समझ में आता है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। टोटल बाइंडिंग एनर्जी पर एटम जो थी, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यही तो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन नहीं बताओ तो भी पता रहता है ये तो अपने आप। पर न्यूक्लियॉन मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से डिवाइड कर दो, और क्या। अब एक इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हम लोग यूज करते हैं, कभी कभार केमिस्ट्री में भी स्टेटमेंट आ जाता है कि ये बाइंडिंग एनर्जी का इंपॉर्टेंस क्या है। किसी की बाइंडिंग एनर्जी किसी के न्यूक्लियस की ज्यादा है, किसी के न्यूक्लियस की कम है। जैसे आयरन 56 वाला जो न्यूक्लियस होता है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी सारे न्यूक्लियाई में सबसे ज्यादा होती है। मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आयरन के 56 वाले न्यूक्लियस की होती है। जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी है उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज है। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो अब न्यूक्लियस के पास कम एनर्जी होगी, उतना ही तो ज्यादा न्यूक्लियस स्टेबल होगा, उतनी ही कम रेडियो एक्टिविटी होगी। थिंक इज दिस। तो जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी है उतने ही ज्यादा न्यूक्लियॉन्स स्टेबल है, न्यूक्लियस स्टेबल है। देखो, हायर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, पर न्यूक्लियन के हिसाब से हम पैरामीटर बना देते हैं। हायर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, हायर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। अब देखो, मैं सर एक बार प्रीवियस पेज निकाल दो। एक एक्सपेरिमेंटल डेटा को ग्राफिकली आपके सामने पुट करूं तो उससे हम कुछ मतलब समझेंगे, उससे कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कि फैक्ट्स क्या बोलते हैं। सर यहाँ पे सी स्क्वायर नहीं आएगा। आएगा नहीं यार, आई मिस्ड इट। क्यों नहीं आएगा? वही तो है। अगर ये बाइंडिंग प्रोसेस का मास डीके पुट करोगे तो एनर्जी का मतलब बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगा, सीधी बात। बाइंडिंग एनर्जी इज एनर्जी रिलीज्ड व्हेन subatomic particle bind together to form atom. Nucleons bind together to form atom, nucleus. डन। एक मैं फैक्चुअल डेटा के साथ एक ग्राफ आपके सामने रखता हूं। यहां पर मैं ले लेता हूं मास नंबर, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के लिए न्यूक्लियन नंबर एक्स एक्सिस पे ले लेता हूं मास नंबर। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इधर है और यहां है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू ऑन एन एवरेज पर न्यूक्लियन क्या है वो देखो। ग्राफ, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ कुछ ऐसा होता है। यहां से स्टार्ट करो, फिर ऐसे झटका से जाता है ग्राफ, फिर ऐसे जाओ, फिर
दोबारा डिप जाता है, फिर ऐसे जाओ दोबारा डिप जाता है। इस तरह डिप होते रहते हैं बीच बीच में। मैं हर न्यूक्लियस को नहीं दिखा रहा, जनरल एक ट्रेंड सा बता रहा हूं। फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अपने पीक पे जाती है, और जैसे जैसे हैवियर न्यूक्लियाई होते हैं, मास नंबर बढ़ता है, तो बाइंडिंग एनर्जी घटती है दोबारा से। इस पीक के ऊपर आप बना हुआ देखोगे बुक्स में ग्राफ, एक की वैल्यू 4 हीलियम, इसके ऊपर देखोगे फिर एक की वैल्यू 12, फिर यहां पर देखोगे 16 वाला न्यूक्लियस ऑक्सीजन का, तो एक की वैल्यू बढ़ रही है 4 12 16 इस तरह। वैसे आप लोग जानते हो, एक एक्सपेरिमेंटल डेटा की एनालिसिस से रेडियो एक्टिविटी के बिगनिंग में हमने बात की थी कि कुछ नंबर होते हैं इवन नंबर, और उनमें भी कुछ मैजिक नंबर होते हैं जो अगर हो तो काफी अच्छी स्टेबिलिटी होती है न्यूक्लियस की, तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी काफी ज्यादा होगी पीक के ऊपर। तो देखो यहाँ पर वही है, 2 और 2 प्रोटॉन नंबर न्यूट्रॉन नंबर इवन इवन, 6 एंड 6 इवन इवन, 8 एंड 8, 2 एंड 8 तो मैजिक नंबर है ना। तो मैजिक नंबर का मैजिक यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, देखो 2 8 का, कि अपने अगले वाले से जिसका मास नंबर ज्यादा है उनसे ये ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबिलिटी रख रहे हैं, इसलिए ऊपर गए, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा स्टेबिलिटी अगले वाले से भी जिसका मास नंबर ज्यादा है उससे भी। इस पीक के ऊपर आपका, मैंने अभी अभी बताया था 56 वाला आयरन न्यूक्लियस, फिर आप धीरे धीरे आप देखोगे और भी बने हुए होंगे, फिर मास नंबर ज्यादा कर दो 58 से 61, यहाँ पे मास नंबर और बढ़ा दो, यूरेनियम 238 कहीं पे आ रहा होगा, 238 बाद में आ रहा होगा, इस तरह। अब इस ग्राफ को अगर हम देखें, फिजिक्स में जब न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन पढ़ोगे आप, इस ग्राफ को कुछ ऐसे कर लो कि ये बीच में जो बाइंडिंग एनर्जी है ना, ये ज्यादा है। जिनका मास नंबर बहुत बड़ा और बहुत छोटा नहीं है ना, उनकी बाइंडिंग एनर्जी काफी ज्यादा है, उनके न्यूक्लियस ज्यादा हैप्पी है रिलेटिवली। सर ये दोनों यूरेनियम में क्या फर्क है? दोनों यूरेनियम के न्यूक्लियस अलग अलग है। अच्छा, मैंने एक 235 पहला जेड ए बढ़ता जा रहा है ना, एक 235 एक 238, थोड़ा क्लैरिटी के साथ लिख देता हूं। छोटा ए बड़ा ए मतलब मास नंबर, 235 छोटी वैल्यू है, 238 बड़ी वैल्यू है, तो उधर जाएगा, ए बढ़ेगा तो एक्स एक्सिस में, है ना। ये आपको जरूर पूछ लेंगे बाइंडिंग एनर्जी के ग्राफ में सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी है, लाइक दैट, है ना। पर इससे एक चीज समझेंगे हम न्यूक्लियर साइंस में, कि जिनका मास नंबर की बात कर रहा हूं, एटॉमिक नंबर की बात नहीं कर रहा, कि जिनका मास नंबर ज्यादा है उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, रिलेटिव स्टेबिलिटी कम है। जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस उतनी ज्यादा। और जिनका मास नंबर छोटा है, लाइटर न्यूक्लियाई है, ज्यादातर तो हेवियर न्यूक्लियाई का एक ग्राफ ऐसे खिंचता चला जाता है, काफी ज्यादा नंबर तो इधर से लाई करता है। ये थोड़ी है, मैंने जो ग्राफ बता दिया उसका हर पॉइंट एक न्यूक्लियस को बताएगा, इतने न्यूक्लियस नहीं है, ये तो इनफाइनाइट पॉइंट आ जाएंगे इस ग्राफ के ऊपर। तो पर जो भी पॉइंट आ रहे हैं उनसे मिलाकर ग्राफ बना रहे हैं, तो ऐसा दिखता है ऑब्जर्व रिजल्ट के अनुसार। दिस इज द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड, नथिंग एल्स। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये बहुत सारे होते हैं हैवियर न्यूक्लियाई जिनके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन छोटी होती है, कम स्टेबल होते हैं, और लाइटर न्यूक्लियाई कम होते हैं संख्या में। ग्राफ तो पूरा दिखाई दे रहा है, वो बात अलग है। कम होते हैं संख्या में जिनकी बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू छोटी है।
तो इनका न्यूक्लियस भी स्टेबल नहीं है, कुछ गिने चुने लाइटर न्यूक्लियाई है और हैवियर न्यूक्लियाई तो काफी संख्या में है, मैंने बताया उनका भी न्यूक्लियस कुछ नहीं है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में कुछ ना कुछ तो न्यूक्लियर चेंज, न्यूक्लियर रिएक्शन में ये अपना योगदान देंगे। बड़े न्यूक्लियस है तो वो छोटे न्यूक्लियस में बीच में स्टेबिलिटी की तरफ, बाइंडिंग एनर्जी जिनकी ज्यादा है उधर आना का चाहेंगे। इनके पास एक रास्ता है कि बेटा छोटे न्यूक्लियस में टूट जाओ। तो टूटेंगे कैसे? फिजन, न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन, छोटे न्यूक्लियाई भी न्यूक्लियर रिएक्शन में जाएंगे। उनके पास क्या रास्ता है? मास नंबर बढ़ाओ, बड़ा न्यूक्लियस बनाओ, तो फ्यूज करो, आपस में जुड़ो। तो इनकी जनरल टेंडेंसी न्यूक्लियर फ्यूजन में जाने की होती है, और इसकी जनरल टेंडेंसी, जिनकी स्टेबिलिटी कम है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, उनकी जनरल टेंडेंसी न्यूक्लियर फ्यूजन में जाने की होती है। क्योंकि फ्यूजन में बड़ा न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियाई में टूटता है, छोटे पार्टिकल में टूटता है, और फ्यूजन में जुड़ते हैं, फ्यूज होते हैं। राइट? ये बाइंडिंग एनर्जी का थोड़ा सा फंडा स्टेटमेंट की फॉर्म में मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया कि कभी कभार स्टेटमेंट आ जाते हैं, आज तक तो पूछे नहीं है केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री के सिलेबस में एक्सप्लिसिटली ये मेंशन नहीं होता, कोई मेंशन नहीं है इसका कहीं पर भी। वैसे भी ये चैप्टर कभी बोर्ड में आता रहता है, कभी बोर्ड में जाता रहता है, कभी डिलीट होता रहता है, इट कीप ऑन चेंजिंग। पर जेई नीट में पूछते हैं, इसलिए हमें तो करना होगा। ठीक है, एक छोटा सा डिस्कशन और अबाउट अल्फा, बीटा एंड गामा पार्टिकल्स। इनके बारे में केमिस्ट्री में भी कोई क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑब्जर्व रिजल्ट है इनके, कि कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल हम लोग रखते हैं, जनरली लेड चैम्बर्स में उनको हम लोग रखते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को। ठीक है, यहां पर हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख रहे हैं। रेडियो एक्टिव मटेरियल या रेडियो एक्टिव मटेरियल्स भी रख सकते हैं। ठीक है, उससे अल्फा बीटा गामा निकलेंगे सब। ये इतना छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया है कि बिल्कुल सीधे ही निकलते दिखाई देंगे। जैसे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में अल्फा एमिटर वाले रेडियो एक्टिव पार्टिकल को, किसमें लेड चैम्बर अगर ये है, लेड का बना हुआ है, तो लेड में पेनिट्रेशन पावर अल्फा बीटा गामा ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाते ज्यादा गहराई तक, इसलिए उसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल को रखना सेफ है रिलेटिवली। ऐसा यूज करते हैं हम लोग इनके कंटेनमेंट के लिए, इनके स्टोरेज के लिए। जो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल निकले, फिर हमने किया क्या कि एक नेगेटिव प्लेट रखी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते टाइम, और एक पॉजिटिव प्लेट रखी। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन रेदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, ये देखा कि कुछ पार्टिकल इधर भागे आ जाते हैं और कुछ पार्टिकल उधर जाते हैं। जो बीटा रेज थी वो नेगेटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट करेंगे उसकी पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागे आएंगे। अपोजिट चार्जेस लव ईच अदर, सीधा फॉर्मूला है जिंदगी का। तो ये देखो, यहां पर पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव पार्टिकल भागे आएंगे। कौन से आएंगे? अल्फा रेज। अल्फा और बीटा तो मेटेरियलिस्टिक होते हैं, गामा तो मेटेरियलिस्टिक नहीं होता, वो तो वेव होता है, उसका तो रेस्ट मास होता ही नहीं। अल्फा बीटा पार्टिकल का तो रेस्ट मास होता है, सब जानते हैं, सबको याद है। यस और नो? और कुछ रेज सीधी निकल गई, वो गामा रेज।
यानी कि गामा रेज के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, नहीं तो पॉजिटिव या नेगेटिव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक्स रे हो, गामा रे हो, रेडियो वेव हो, माइक्रोवेव हो, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम लोग पढ़ चुके हैं। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रे, गामा रे एंड कॉस्मिक रे, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये रे अपने रास्ते से डिविएट नहीं होती है, राइट। अब ये बीटा पार्टिकल लाइट होता है, लाइट पार्टिकल, मास छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर उसका रेस्ट मास है, और अल्फा पार्टिकल का हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर उसका रेस्ट मास। रेस्ट पे रखे तो, गामा को तो रेस्ट पे रखे नहीं सकते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किसी ने रोक के बोला है कि बेटा चाय पी ले, रुक जा थोड़ी देर, रुकती नहीं। हाफ रेज आ रही है, सोलर रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, उनको आप उस रे को, उस एनर्जी को एक कंटेनर में कर दो एंड जस्ट क्लोज इट, ताकि पेनिट्रेट करके बाहर भी ना निकल पाए, उसी के अंदर घूमती रहेंगी, टिक 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 टिक, स्ट्रेट लाइन में हम लोग ट्रेवल करते हुआ बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यस और नो? तो इधर आएगी, फिर वहां से फिर स्ट्राइक करेगी इधर, इधर इधर से चलता रहेगा, है ना। फिजिक्स में एक डायग्राम सा बनाते हैं हम लोग इस तरह का, बड़ा इंटरेस्टिंग, उससे ये चीज क्लियर होती है। अच्छा, ऐसा होता रहता है, उस चीज को हम फिट कर लेते हैं, यूज करते हैं कहीं पर भी, कुछ भी करते टाइम कि ऐसा ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन लेना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। हालांकि माइन्यूट लेवल पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन ऐसे हैं, वेव नेचर, और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ऐसा हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, पर वो वाइब्रेशन छोड़ दो आप। नेट अगर हम रे की डायरेक्शन देखें तो एक स्ट्रेट लाइन में हम लोग मान लेते हैं, पर एक्चुअल देखें तो वेव है, इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशन। ठीक है, ओके। अल्फा बीटा गामा रेज, बीटा पार्टिकल ज्यादा अपने सीधे पाथ से ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं, अल्फा पार्टिकल कम होते हैं। क्यों? बीटा पार्टिकल छोटे मास के हैं, उनका मोमेंटम तुरंत चेंज किया जा सकता है, तो ज्यादा एंगल से ऐसे सटाके से ऐसे घूमेंगे, अल्फा थोड़े कम एंगल से घूमेंगे, इस तरह ज्यादा डिफ्लेक्टेड मोर। तो एक नोट लिख लो, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट की फॉर्म में आएगा, ये चीज तो केमिस्ट्री में पूछी जाती है, छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन है। राइट डाउन, बीटा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड मोर, बीटा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड मोर than alpha particles because of their lower mass, या पार्टिकल्स बोल रहे हो, लोअर मासेस बोल रहे हो। अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, कोई एनर्जेटिक पार्टिकल है, कोई एनर्जेटिक पार्टिकल है, कोई एनर्जेटिक पार्टिकल है आपका, तो वो अपनी एनर्जी किसी मॉलिक्यूल, किसी एटम या आयन के इलेक्ट्रॉन को इंपार्ट कर दे। अब इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से प्यार तो है, पर उसको अलविदा भी बोल जाएगा, एनर्जी मिल गई तो, जिसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। वैलेंस सेल में है तो, और इनर सेल में है तो सेपरेशन एनर्जी मिल गई, तो सेपरेशन का स्पेशल केस आयनाइजेशन होता है। तो सेपरेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी मिल गई तो वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट से भाग जाएगा, एटम से इन्फिनिटी पे चला जाएगा। इन्फिनिटी का मतलब 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है, यानी कि न्यूक्लियस के फील्ड से दूर हो जाएगा, उसकी फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पहुंच तक नहीं है वो, तो हम बोलेंगे इन्फिनिटी में पहुंच गया। आयोनाइज करना मतलब इतना दूर ले जाओ कि न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में ना रहे, सीधी बात। 2 सेंटीमीटर दूर बहुत ज्यादा दूर होता है, बोलने के लिए इन्फिनिटी वही है ना, चांद पे नहीं ले जाना। तो व्हाट आई मीन टू से कि सबसे ज्यादा आयनाइज करने की टेंडेंसी किसकी होती है? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल ज्यादा आयनाइज करता है, बीटा कम आयनाइज करता है, गामा सबसे कम आयनाइज करता है। दूसरी, एक्सपेरिमेंटली हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि पेनिट्रेशन पावर किसकी ज्यादा है, अल्फा, बीटा और गामा डीके में तीनों तरह के रेज निकलती हैं।
तो सबसे ज्यादा जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो गामा की होती है और सबसे कम अल्फा की होती है, लेकिन आयनाइजेशन पावर इससे उल्टी होती है। पेनिट्रेशन पावर में तो जितना कम मास, जितनी ज्यादा स्पीड, उतना ही ज्यादा पेनिट्रेशन पावर। अल्फा, बीटा और गामा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से जब निकलते हैं तो सबसे ज्यादा स्पीड से गामा निकलती है। गामा की स्पीड तो c होती है 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बीटा डिपेंड करता है किस न्यूक्लियस से निकल रहा है, किस न्यूक्लियस की कितनी एनर्जी है, बट 0.3 टाइम्स c, 0.5 टाइम्स c, 0.8 टाइम्स c, यानी कि 10⁸ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर की c की वैल्यू है, तो 10⁷ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर की वैल्यू स्पीड ऑफ बीटा हो जाएगी, ऑर्डर की हम बात करें तो। और अगर हम अल्फा पार्टिकल की बात करें तो उसकी स्पीड अगर आप देखो, जो अल्फा, बीटा, गामा सबसे ज्यादा आपकी 1/10 हो गई उसकी, एग्जैक्टली उसका 3/10, 4/10 ऐसे देखो, तो यानी कि गामा सबसे ज्यादा स्पीड की है, अल्फा सबसे कम की। व्हाट आई मीन टू से, तो स्पीड, ये कुछ सारी चीजें कंपैरिजन की आ जाती हैं। अल्फा, बीटा, गामा में कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे डिफरेंस के जो ऑब्जेक्टिव में आते हैं। कंपैरिजन ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेज, है ना। फर्स्ट पॉइंट, अल्फा तो फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियस हम लोग बोल सकते हैं, मास होता है 4 AMU। मास ऑफ अल्फा हो गया कैलकुलेशन के लिए 4 AMU। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये है। चार्ज क्या हो गया अल्फा पार्टिकल, रेस्ट मास है 4 AMU ना। चार्ज हो गया आपका +2e, और e की वैल्यू जानते हो 1.6 × 19 कूलम और 4.8 × 10 ESU। बीटा पार्टिकल की अगर हम बात करें तो दैट इज इक्विवेलेंट टू फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ चार्ज तो आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, मास भी इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है। और रेस्ट मास की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास होता है, AMU बोलो तो 1837 AMU हो गया। वैसे तो सब लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 kg, लिखने की जरूरत है नहीं, रेस्ट मास हो गया। गामा का कोई रेस्ट मास नहीं होता है। गामा को आप ऐसे लिख सकते हो, कोई ना कोई चार्ज ना कोई मास। उनके ऊपर चार्ज भी है, उनका तो मास भी है, वो तो मेटेरियल है, वो तो पार्टिकल है, मेटेरियलिस्टिक है। नो चार्ज, नो रेस्ट मास। रेस्ट मास फोटोन का 0 होता है, ऊपर से नॉन मेटेरियलिस्टिक इन नेचर, है ना। गामा इज नॉन मेटेरियलिस्टिक इन नेचर। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो गामा की स्पीड, बीटा पार्टिकल की स्पीड एंड अल्फा पार्टिकल की स्पीड कुछ इस तरह रहेगी, ठीक है। अगर मैं पेनिट्रेशन पावर की बात करूं, किसी भी पर्टिकुलर चीज में हम पेनिट्रेट होने दे उसको, पेनिट्रेशन पावर वो अलग अलग में अलग अलग डेप्थ तक जाएगी। हम बोलेंगे लेड में कितना पेनिट्रेट कर पाता है, आयरन में कितना कर पाता है, और दूसरे पार्टिकल, वो सब में अलग अलग डिस्टेंस तक जाएगी। एक ही अल्फा पार्टिकल, एक ही एनर्जी वाले अल्फा पार्टिकल, एक ही स्पीड वाले अल्फा पार्टिकल। पेनिट्रेशन पावर ये ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे। पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा गामा की होती है और सबसे कम अल्फा की होती है। ये ऑब्जेक्टिव में आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में मिलता है, अल्फा, बीटा, गामा। अगर मैं रिलेटिव वैल्यू देखूं तो इसकी 100 ले लूं तो ये 1 ले लो तो ये 100 और ये 10⁴। इस रेशियो में आप देख सकते हो पर्टिकुलर मटेरियल के लिए रेशियो की बात करो, यानी कि 100 टाइम होती चली जाती है
अल्फा से बीटा, बीटा से फिर गामा 100 टाइम पेनिट्रेशन पावर। तो ये 1:100:10⁴ ये रिलेटिव वैल्यू हो गई। एब्सोल्यूट तो मेजर करनी पड़ती है एक्सपेरिमेंटली, किसमें कितना पेनिट्रेट किया, किसमें कितना, कितने हद तक गया हो। ये अल्फा पार्टिकल आपका स्ट्रेट लाइन में चलता है, बीटा पार्टिकल क्रुक्ड पाथ में चलता है, एकदम स्ट्रेट लाइन में चलता, और प्रॉपर वेव वाला जो पाथ होता है वो तो गामा का होता है, पर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन देखें तो स्ट्रेट लाइन हम लोग मानते हैं। थर्ड, फोर्थ पॉइंट, रिलेटिव आयनाइजेशन पावर। मैं पहले बता चुका हूं, आयनाइज करने की टेंडेंसी अल्फा की सबसे ज्यादा, बीटा की उससे कम, और गामा की। ये पूछेंगे तो आयनाइजेशन पावर और पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर उल्टा होता है। अगर आप इसको 1 मान लो तो ये हो जाएगा 100 टाइम, और फिर उसका भी 100 टाइम ये हो जाएगा। आयनाइजेशन पावर और पेनिट्रेशन पावर अल्फा बीटा गामा का ऑर्डर उल्टा होता है, पर रेशियो कुछ मिलता जुलता है, आप देख सकते हो। कहां डिफ्लेक्ट होता है? नेगेटिव पोल की तरफ कौन डिफ्लेक्ट होगा? अल्फा पार्टिकल। पॉजिटिव पोल की तरफ कौन डिफ्लेक्ट होगा? बीटा पार्टिकल। और गामा क्या होगा? नॉट डिफ्लेक्टेड। गामा क्या होगा? नॉट डिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो ये सब डिफरेंसेस हैं, ऑब्जेक्टिव आपको काम आते रहते हैं, दैट्स ऑल। बाकी कोई मेजर चीज नहीं है। जो छोट-मोट थियोरेटिकल पार्ट था वो भी हम लोग कवर कर चुके हैं अभी, राइट। अब कुछ हम और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं, दैट्स ऑल। लास्ट लेक्चर में कोई न्यूमेरिकल था, किसी में कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। मैं बहुत इजी सा न्यूमेरिकल आपसे पूछता हूं, यू कैन थिंक विदाउट इंक। पेन पेपर के बगैर अगर आप कर पाओ तो अच्छी बात है, और आप लोग कर लोगे क्योंकि कैलकुलेशन बहुत आसान है। अमाउंट ऑफ कार्बन 14, समझ गए? कार्बन 14 डेटिंग का क्वेश्चन है। अमाउंट ऑफ कार्बन 14 इन ए पीस ऑफ wood is found to be 1/8 of carbon 14 in fresh piece of wood। फ्रेश पीस मतलब जीते हुए प्लांट के अंदर जो है। हाफ लाइफ पीरियड आपको दे रखा है कार्बन 14 का 5770 years। व्हाट इज एज ऑफ वुड पीस? Without using pen paper, please tell me answer। 3 into 50/50। कार्बन 14 का अमाउंट, एक वुड सैंपल जिस टाइम जीवित था, टी इयर्स के बाद कार्बन 12 उतना ही है उस वुड में, लेकिन कार्बन 14 घट जाएगा। तो आज का कार्बन 14 टी इयर्स के बाद, इनिशियली कार्बन 14 का मास डिवाइड बाय 2⁻n क्या दे दिया कि आज जो कार्बन 14 है उसके मोल या उसका मास या उसकी एक्टिविटी वो 1/8 टाइम्स है किसका? कार्बन 14 जो स्टार्टिंग में था, यही दे रखा है। तो यानी कि इसी की वैल्यू तो दे रखी है, t = 0 पे कार्बन 14 कितना था? 8। सीधी सीधी बात है, n की वैल्यू 3 आ गई दोस्त। 3 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ। तो आंसर कितना हो गया? n क्या होता है? टोटल टाइम डिवाइड बाय 1 हाफ लाइफ टाइम,
हाफ लाइफ टाइम आपको दे रखा है टी हाफ, तो आपका आंसर आ जाएगा बड़े प्यार से 3 multiplied by 5770 years. This is your answer. इतनी आसान कैलकुलेशन कहाँ होगी भाई? ऑब्जेक्टिव में इस तरह सिंपल सिंपल कैलकुलेशन आपसे पूछी जाती है। एक्सट्रीमली सिंपल, चुटकी में होने वाला क्वेश्चन है। एक्टिविटी भी 1/8 टाइम हो जाएगी। मास ऑफ कार्बन 14 भी 3 हाफ लाइफ के बाद 1/8 टाइम हो जाएगा। रेट ऑफ डीके भी जो कार्बन 14 जब जितना था अब कितना है, वो 1/8 टाइम हो जाएगा। सब 1/8 टाइम हो जाएगा। Keep on writing question. A animal bone taken from a deep buried rock has carbon 14 is to carbon 12 ratio 0.125 times carbon 14 by carbon 12 ratio in living animal. What is the age of bone sample? यानी कि जिस दिन वो bone sample buried हुई उस दिन के बाद आज तक कितने साल हो गए, ये पूछा है। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ कार्बन 14 इज गिवन एज 5770 years. Can you do this question without using pen paper? सेम आंसर है। 0.125 हो गया। लॉग के अंदर होता क्या है? लॉग के अंदर t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय लेमडा। लॉग ये क्या होता है? कार्बन 14 बाई कार्बन 12 कब फ्रेश, ये तो लिविंग एनिमल में हो गया, फ्रेश वुड में हो गया या एटमॉस्फेयर में हो गया, जो भी है, डिवाइड बाई अब कार्बन 14 बाई कार्बन 12 का रेशियो बताओ इन बोन और वुड सैंपल आफ्टर टी इयर्स। इसी का ही तो वैल्यू 0.125 दे रखा है। 0.125 का मतलब तो 1/8 ही होता है। 1/8 होता है, तो कोई बात नहीं। कितना टाइम हो गया? 2.303 डिवाइड बाय लेमडा, ये 1/8 हो गया। सॉरी ये 1/8 नहीं भाई साहब, ये 8/1 हो गया। 8/1 हो गया। 1 डिवाइड बाई 0.125, तो ये log 8 को लिखूंगा 3 log 2, तो ये हो गया 3 ln 2 बाई लेमडा, और ये होता है हाफ लाइफ पीरियड, तो 3 हाफ लाइफ हो गया। 3 हाफ लाइफ, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 हाफ लाइफ। वैसे भी 1/8 टाइम हो गया यार कार्बन 14, क्योंकि कार्बन 12 तो उतना ही है, ये तो उड़ जाएगा रेशियो में। कार्बन 14 1/8 टाइम हो गया पहले से, तो वही है 3 हाफ लाइफ हो गई यार, सीधी बात है। इतना क्या करना, घुमा फिरा की चीजें देते हैं बस, और क्या।
ये डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं प्रपोर्शन वाला। एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन, ln2 बाई लेमडा तो t हाफ ही होता है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको कॉमनली पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, नीट जेई दोनों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आसान सी कैलकुलेशन, फिर भी थोड़ी सर एक बार लास्ट पेज निकाल दो। ओके। यस सर, हो गया। डन। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, स्टार्टिंग में कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है, उसके 10 ग्राम एटम्स लिए, तो एन नोट ए स्टार्टिंग में 10 है मोल्स, ग्राम एटम्स मतलब मोल्स, ठीक है, इनिशियली। इसका जो हाफ लाइफ पीरियड है ना ए का, वो भी दे रखा है, वो है फॉर एग्जांपल 10 डेज। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूं, वेरी कॉमन क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स या न्यूक्लियाई ऑफ ए विल डिके ड्यूरिंग 21वां दिन, 21st डे, उस एक पर्टिकुलर उस दिन में कितने डिके हों, ये पूछा है। मैंने टोटल 1 से लेकर 21 तक टोटल 21 दिन का ड्यूरेशन नहीं पूछा, मैंने 20 दिन खत्म होने के बाद 21 दिन जब खत्म हुए तो तब दो ड्यूरेशन के बीच में उस एक दिन में कितने एटम डिके हुए वो पूछा है। क्वेश्चन रिपीट करना। हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल विल डिके ड्यूरिंग 21st डे, यानी कि 20 दिन के बाद कितने रेडियोएक्टिव एटम बचे होंगे वो x है, 21 दिन खत्म होने के बाद कितने रेडियोएक्टिव एटम बचे होंगे वो y है। तो x माइनस वाई आपका ये आंसर है। कहने का मतलब जब 20 डेज खत्म हुए तो x एटम प्रेजेंट थे, 21 डेज जब खत्म हुए बिगनिंग से तो y एटम प्रेजेंट थे, y डेफिनेटली लेस देन n, क्योंकि 21वें दिन कुछ तो डिके हो गए होंगे। तो 21वें दिन कितने एटम डिके हुए, x माइनस वाई, यही तो मतलब है इस क्वेश्चन का। तो उस पर्टिकुलर दिन पूछा है। अगर मैं ये पूछ लेता बताओ 21 डेज में टोटल कितने डिके होंगे या कितने अनडिकेड बचेंगे, वो तो आसान हो जाता। वो इसमें थोड़ा तो सोचना है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। मेथड 1, आफ्टर 20 डेज, एट द एंड ऑफ 20 डेज, इसका मतलब ये, ठीक है। लेमडा इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 20, टाइम की वैल्यू हो गई लॉग, कितने थे 10 मोल थे स्टार्टिंग में, अब कितने मोल हो जाएंगे, जितने भी मोल प्रेजेंट होंगे एक के उनको मैं N20 बोल देता हूं, ठीक है, या N1 बोल देता हूं, है ना। N1 एटम्स ऑफ ए आर प्रेजेंट, यानी कि डिके होने से बच गए इतने, तो 10 माइनस N1 डिके हो चुके होंगे और क्या, तो N1 बोल देता हूं मैं इसको।
इक्वेशन 1। अब लेमडा की वैल्यू तो मुझे पता है क्या होती है, 0.693 डिवाइड बाई 10 डे, तो ये ग्राम एटम टाइम भी डे में, ये यहां से n1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब मैं 21वें दिन बात करता हूं, आफ्टर 21 डेज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। मान लो n2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये मोल्स हैं, ऊपर 10 मोल्स है तो नीचे मोल्स हैं, n1 moles of atoms of air, n2 number of moles of atoms of A are present। 21 दिन होने के बाद तो क्या हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टोटल दिन 21 हो गया, टोटल टाइम 21 माइनस 0 इज 21, t माइनस 0 log, ये तो 10 ही है, t इज इक्वल टू 0 पे। अब n2 हो जाएगा, इसको आप लिख दोगे 0.693, ये डे में पुट किया तो यहाँ पर भी हाफ लाइफ भी डे में रहेगी, इक्वेशन 2। यहां से n2 आ जाएगा, n2 माइनस n1 विल बी योर आंसर, n2 माइनस n1 विल बी योर आंसर, डन। n2 माइनस n1 विल बी योर आंसर, ठीक है। अब कैलकुलेशन कम ज्यादा हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन डेटा की हो। एक मेथड और भी है जिससे आप एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो पर डे की, मेथड 2। बताओ, सर लास्ट पेज निकाल दो। 10 मोल थे, एक मिनट एक चीज लिख देता हूँ, 10 दिन के बाद कितना हो जाएगा, 5 मोल रह जाएंगे, एक के रह जाएंगे, और दूसरा हाफ लाइफ टाइम और चला गया 10 दिन बाद, तो कितने मोल रह गए, 2.5 मोल रह गए। तो 20 दिन के अंत पर स्टार्टिंग से 20 डेज हो चुके हैं। अब 21वें दिन की बात कर रहे हैं, मैंने इसलिए जानबूझ के 21वां दिन बोला, 16वां नहीं बोला ना, ताकि इस मेथड से भी हम थोड़ा आसानी से सोच पाए, हाफ लाइफ पीरियड वाले से। 2.5 मोल है एट द एंड ऑफ 21st डे। बताओ ये क्या होता है, नंबर ऑफ डिकेज, कितने न्यूक्लियस डिके हुए एक के पर यूनिट टाइम, यहां पे पर डे बोल देते हैं। ये हो गया नंबर ऑफ डिके पर डे, नंबर ऑफ ए एटम डिकेड पर डे, टाइम यहां पे डे में है, ऑन एन एवरेज पर डे मान लें। ये हो गया नंबर ऑफ एटम डिकेड पर डे इज इक्वल टू, पर डे है तो उसकी बिगनिंग में कितने हैं, तो उसी टाइम के नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे। पर डे की बात कर रहा हूं तो ये 20 दिन के बाद एक दिन जो बीतेगा उसमें कितने एटम डिके हुए, वो dN/dt है, लेमडा है, वो dN/dt है। पर यहां पर 20 दिन के अंत में कितने एटम है वो लिखने हैं, यहां पे जो n1 लिख रहे थे हम लोग, ठीक है। ये तो हो गए। मैं बोलूं कितने एटम, मैं इसको पर डे के हिसाब से एवरेज वैल्यू ले लेता हूं, कितने एटम एक के डिके हुए पर डे, तो इसको क्या लिखूंगा, कितने एटम डिके हुए वही तो निकालने, डिके है तो माइनस साइन तो वैसे चलता रहेगा क्योंकि कम हो रहे हैं। कितने डिके हुए, लेमडा मल्टीप्लाइड बाय कितने थे स्टार्टिंग में, और उसके बाद कितना वक्त बीता, डेल्टा टी, वो 1 डे है। लेमडा 20 दिन के बाद एक दिन बीता, तो लेमडा तो डे इनवर्स में पुट करना है, पता है मुझे। लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.693 डिवाइड बाई 10, ये डे इनवर्स हो गया। n20 n1 आप निकाल ही चुके हो, कितना है 2.5 मोल, यही तो n1 है, 2.5 मोल्स हो गए। तो मैं नंबर ऑफ एटम की बात करूंगा तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाई n हो जाएगा, और क्या, ये हो गया मल्टीप्लाइड बाई एक दिन में पूछा है 21वां दिन मतलब एक दिन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, तो इसका मीनिंग समझ रहा है, ये क्या है, नंबर ऑफ एटम्स डिकेड पर डे पर मिनट पर सेकंड पर यूनिट टाइम। तो यहाँ हाफ लाइफ सब डे में दे रखा है तो पर डे की बात कर देंगे, ये भी एवरेज, ऑन एन एवरेज ये आंसर आ गया। दिस इज सेकंड मेथड
पर 20 दिन के बाद ना आसानी से निकल गया था, हाफ लाइफ का फंडा लेकर आधा आधा होता था जाता है। और कोई टाइम लेते तो फिर उसी से करते, पहले वाला जनरलाइज मेथड है। कैलकुलेशन कम ज्यादा हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन डेटा गिवन, पर तरीका आप लोग समझते हैं। दिस और नो, आपको इस तरह की इजी कैलकुलेशन ही देंगे। ऑब्वियसली उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आप भयंकर भयंकर कैलकुलेशन करो। देयर ऑब्जेक्टिव इज नॉट दिस कि आप बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस में इन्वॉल्व। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लिख लो आप जल्दी से। एग्जाम्पल, अब देखो, एक मैं आपको IIT जेई का क्वेश्चन लिखवाता हूं, उसी लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं मैं आपको, जस्ट नोट इट डाउन। देखो, ए सॉल्यूशन कंटेन्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ए सॉल्यूशन कंटेन्स, अच्छा क्वेश्चन है, क्लासरूम एग्जांपल लाए। कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ आइसोटोप, सॉरी, ए स्मॉल अमाउंट, सॉरी, ये IIT जेई का क्वेश्चन है। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, छुटका सा ले लिया, छोटा सा सॉल्यूशन, उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल मान लेना। स्मॉल अमाउंट बोलने का मतलब यही है, लैंग्वेज समझो ना। स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग सोडियम 24, रेडियो न्यूक्लियाई। मैं आपको ये क्वेश्चन शेयर करता हूं, लिखवाने के बजाय इधर टाइम लग रहा है ना। जस्ट राइट, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज बेटर। चलो, ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। कल से हम लोग Hi, sir. केमिकल काइनेटिक्स के डाउट डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे, असाइनमेंट के सबसे पहले P1 P2 P3 के। ठीक है, और फिर नरेंद्र अवस्थी की उसके बाद।